नमस्कार साथियों। आज हम एक नया टॉपिक संख्या पद्धति को समझते हुए चलेंगे। हम किसी भी टॉपिक के प्रश्नों से ज़्यादा उसके कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे, कि अगर हमने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो हमारे लिए फिर कैसे भी सवाल हो हम उन सवालों को आराम से हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। सबसे पहले हम संख्याओं का वर्गीकरण समझेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसी क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। सबसे पहले आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनसे हम गिनती की शुरुआत करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि हम केवल इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जिनसे हम गिनती करते हैं। किसी भी चीज़ को हम जब गिनेंगे तो जीरो से थोड़ी गिनेंगे कि जीरो है 1 2, ऐसे नहीं गिनेंगे ना। हम हमेशा उसको कैसे गिनेंगे, 1 से शुरू करेंगे। तो प्राकृतिक संख्याएँ जो होती हैं उनकी शुरुआत हमारी 1 से होती है। 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक मान लो। ठीक है, दूसरा होता है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं में जब हम पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं तो पूर्ण संख्या में हमारा जीरो भी शामिल हो जाता है। बस पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ इतना अंतर है कि पूर्ण संख्याओं में जीरो भी शामिल हो जाता है। तो हमारी संख्याएं हो जाती हैं 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली ये है कि सवाल ये आता है, कई बार एग्ज़ामों में आया है, अब तो इतनी बार आ चुका है कि चांस ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सवाल कभी कभी आ जाता है, जीरो है प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या? तो हम याद रखेंगे कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि जीरो से हम किसी भी चीज़ की गिनती स्टार्ट नहीं करते हैं। जहाँ पे हम गिनतियों की किसी भी चीज़ की गिनती करते हैं वहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, और जहाँ पे हम गिनती की शुरुआत नहीं करते वहाँ से जीरो से शुरू होता है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं 0 1 3 4 5। ठीक है, अब इसके बाद आती है तीसरी, पूर्णांक। अब पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में जो होते हैं वो, जैसे बाकी पूर्णांक को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे अगर हम देखें धन पूर्णांक, ठीक है, और ऋण पूर्णांक। ठीक है, तो धन पूर्णांक में वो होंगे जो नंबर सारे प्लस के होंगे, जैसे कि 1 2 3। ठीक है, और 4 5 ऐसे ऐसे करके। ठीक है, जो भी संख्या प्लस की हैं। ऋण पूर्णांक जो होती हैं ना, वो हमारी होती हैं जैसे -1 -2 -3 तो पूर्णांक जो होता है वो ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक दोनों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जो पूर्णांक होता है वो हमारा ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक दोनों से मिलकर के बना होता है। और देखो, जो जीरो होता है ना, जीरो एक न्यूट्रल नंबर होता है। जीरो न्यूट्रल नंबर होता है, ये ना तो ऋण होता है ना धन होता है। ठीक है, ये बीच का होता है। तो जो पूर्णांक होता है वो पूर्णांक इन दोनों संख्याओं से मिलके बना होता है। पूर्णांक जो होता है वो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक
दोनों जब आ जाते हैं तो पूर्णांक बनता है। कब? धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को मिला करके। फिर चौथा होता है आपका सम संख्याएं। सम संख्याएं सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है वो सारी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 टेस्ट 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 टेस्ट। ठीक है। पांचवी होती हैं आपकी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कैसे होंगी? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 टेटेटेस। बहुत से लोग विषम संख्या को ही अभाज्य संख्या समझ लेते हैं, लेकिन ये गलत है। विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। उसके बाद आपकी आती हैं विषम संख्याओं के बाद आपकी आती हैं छठे नंबर पे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं में कम से कम 3 संख्याओं का भाग चला जाए। फिर से एक बार सुनिए, जिन संख्याओं में कम से कम 3 संख्याओं का भाग चला जाए वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है हमारी 4। जैसे कि 4 में किसका किसका भाग चला जाएगा? 2 का भाग चला जाएगा, स्वयं का भाग चला जाएगा और 1 का भाग चला जाएगा। ठीक है। तो कम से कम 3 संख्याओं का भाग जा रहा है, तो कम से कम जब 3 संख्याओं का भाग जाता है तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 भी हो गया। देखो 9 विषम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या भी है, क्योंकि 9 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा, 1 का भाग चला जाएगा, 9 का भाग चला जाएगा। किसी भी संख्या में स्वयं का और 1 का तो भाग जाता ही, लेकिन कम से कम एक संख्या और ऐसी हो जिसका भाग चला जाए तो वह संख्या आपकी भाज्य संख्या हो जाती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब इसके बाद आते हैं 7 नंबर पे आपकी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं में जिन संख्याओं में केवल 2 संख्याओं का ही भाग जाता हो। कौन कौन सी 2 संख्याएं? एक तो 1 का और एक स्वयं का। उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग उसमें नहीं जाता हो तो वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। बहुत से लोग 1 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या समझते हैं, लेकिन 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 में 1 का भाग चला जाता है और दूसरी किसी का दूसरे स्वयं का भाग मान लो तो 1 ही का तो जा रहा है, तो इस वजह से इसको हमने अभाज्य संख्या नहीं माना है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, क्योंकि 2 में सिर्फ 2 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। इसके अलावा किसी भी संख्या का 2 में भाग नहीं जाता है। सवाल ये भी आता है कि सवाल क्या है, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो देखेंगे कि केवल दुनिया की एकमात्र संख्या 2 ही है जो सम है और अभाज्य संख्या है। बाकी सारी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 को छोड़ करके। तो ये ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या कई बार आते हैं, कभी आ जाता है कि 50 तक की अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए, 100 तक की अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम एक बार इनको 50 तक की को रट लेते हैं। 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है और 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है। बस इतना रट लेते हैं। अभी रेलवे के एग्ज़ाम में आ जाता है 50 तक की संख्याओं का कितनी 50 तक की कितनी संख्याएं अभाज्य हैं। अभी अगर और चैप्टरों को पढ़ेंगे तो उसमें देखना हमें मिलेगा कि अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ लेते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, प्रथम 20 अभाज्य संख्याएं औसत पूछ लेते हैं। ठीक, औसत कोई माध्य कैसे, वो तो अलग चीज़ है, हम उनको बाद में देखते हैं।
ठीक है, अभाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। उसके बाद आती हैं आपकी 8वें नंबर पर सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जो या भाज्य हों या अभाज्य हों, हमें उनसे मतलब नहीं होता, उनके आपस में फैक्टर नहीं होते हैं। जैसे कि 8 और 9, ये दोनों आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं। आपस में ये दोनों कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं। क्यों? क्योंकि इनके अगर हम और सरल भाषा में समझें तो ये होता है कि इन दोनों का एलसीएम हमेशा इनका गुणनफल होगा। ऐसी संख्याएं जिनका एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल हो और एचसीएफ यानी कि मासापा उनका सदैव 1 हो, ऐसी संख्याओं के जोड़े को सहभाज्य संख्या हमेशा जोड़े में मिलेंगी। ऐसी संख्याओं को जोड़े को हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 8 और 9 का अगर मैं, जबकि ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, 8 भी भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है, लेकिन इनके कॉमन फैक्टर नहीं मिलेंगे कहीं पे भी। ठीक है, ना तो इनके कॉमन फैक्टर मिलेंगे और इनका जो क्या बोलते हैं, इनका जो एलसीएम है, एलसीएम हमेशा इनका गुणनफल ही आएगा। यानी एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो इनका जब हम मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तभी हमें 72 मिलेगा। तो ऐसी संख्याओं के जोड़े को हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो 1 आएगा, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे तो 1। ठीक है, तो यह हो गई आपकी कुछ संख्याएं। हम अगले वीडियो में विभाज्यता के नियम देखेंगे, कैसे मतलब कौन सी संख्या को विभाज्य कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे वर्गमूल, घनमूल, आसान मतलब तरीके से करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हमारा प्रयास है, धीमे धीमे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पे भी बढ़ेंगे, सवालों को भी हल करेंगे। धन्यवाद।